नमस्कार, इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में आपने टैली के अंतर्गत महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन का लेखा करना सीखा था। जैसे हमने सीखा था कि कैसे हम पूंजी का लेखा हम टैली में करते हैं, साथ ही साथ बैंक से जमा निकासी कैसे करते हैं, संपत्ति खरीदने का लेखा कैसे करते हैं, सेल्स परचेज का लेखा कैसे करते हैं, खर्चे का जो हम भुगतान करते हैं वो लेखा कैसे करते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर का लेखा कैसे करते हैं, कैश से पेटी कैश में ट्रांसफर का लेखा कैसे करते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन के बारे में हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में चर्चा किया था और इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन में जो और ट्रांजैक्शन होते हैं उनका लेखा करना टैली में आप सीखेंगे। जैसे अशुद्ध ऋण का लेखा हम टैली में कैसे करेंगे, अशुद्ध ऋण के लिए संचय का लेखा हम टैली में कैसे करेंगे, हरास का लेखा हम टैली में कैसे करेंगे, पेमेंट और रिसिप्ट का जो वाउचर होता है उसे हम कॉन्ट्रा वाउचर के रूप में हम कैसे प्रयोग करेंगे, जर्नल जो वाउचर होता है उसमें लेखा हम कैसे करेंगे, जर्नल वाउचर में कैश का लेखा हम कैसे करते हैं। इन सभी ट्रांजैक्शन का हम एग्जांपल वाइज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे। आशा है कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को आप देखने के बाद जो टैली में जो महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाहे वो प्रोविजन का हो, चाहे वो आपके जर्नल वाउचर का यूज करने का हो, आप इसमें जरूर सीखेंगे। अगर आप इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के बारे में जानकारी मिलते रहे और साथ ही इसे शेयर करिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। थैंक यू। नमस्कार, इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप पिछले वीडियो ट्यूटोरियल की तरह महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन का लेखा करना सीखेंगे। जैसा पिछले दो वीडियो ट्यूटोरियल में आपने कंपनी क्रिएट करना, आवश्यक लेजर बनाना और कुछ महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन के बारे में लेखा करना सीखा था और उसी महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन में कुछ और जो महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन हैं उनका इसमें सीखेंगे। फटाफट हम करते हैं कि इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम क्या सीखेंगे। एक तो सीखेंगे हम बैड डेट्स का लेखा कैसे करते हैं, दूसरा हम सीखेंगे कि अशुद्ध ऋण के लिए संचय कैसे करते हैं, तीसरा हम हरास का लेखा करना सीखेंगे और चौथा जो सेल्स और परचेज रिटर्न का जो लेखा होता है वह हम कैसे करेंगे। पांचवा हम जर्नल वाउचर का प्रयोग करना सीखेंगे, इसमें कैश का भी लेखा करना सीखेंगे और प्लस नॉन कैश जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका भी लेखा करना सीखेंगे। और जो बिल रेफरेंस है, टाइप ऑफ एसेसमेंट है, जब हम मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को एक्टिव किए रहते हैं तो उस समय जब हम देनदारों से भुगतान लेते हैं तो उस समय ये बिल रेफरेंस यहाँ पर शो करता है, तो उसको भी यहाँ पर सीखेंगे। और पेमेंट रिसिप्ट को हम कैसे कॉन्ट्रा के रूप में प्रयोग करते हैं ये भी हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जो पहला जो ट्रांजैक्शंस है वह हम लेंगे कि अशुद्ध ऋण का लेखा हम कैसे करते हैं। ये रेनबो ट्रेडर्स कंपनी है जिसमें हमने आपको दो वीडियो ट्यूटोरियल इसी पर हमने आपको सिखाया था और आज का भी वीडियो ट्यूटोरियल इसी रेनबो ट्रेडर्स पर हम करेंगे। तो पहले हम XYZ ट्रेडर्स का हम लोग बैलेंस देख ले रहे हैं। यहाँ पर हम करेंट एसेट में डेटर्स में हम जाके देख सकते हैं कि अभी भी हमें XYZ ट्रेडर से 78,500 रुपये लेने हैं। ये आप डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आउटस्टैंडिंग में जो रिसीवेबल का ऑप्शंस होता है वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं कि हमको XYZ ट्रेडर से 78,500 रुपये प्राप्त करने हैं। जबकि जो ट्रांजेक्शन्स है उसको देख लेते हैं। 78,500 रुपये XYZ ट्रेडर से लेना था जिसमें से केवल 78,000 रुपये मिले, यानी इसमें से हमें 78,000 रुपये मिल रहा है, 500 रुपये नहीं मिल रहे। तो आपको पिछले बेसिक अकाउंटिंग में मैंने बताया था कि जो भी पैसा हम देनदारों से या किसी पार्टी को हमने दिया रहता है और वो पैसा अगर हमें प्राप्त नहीं होता है तो हम उसे अशुद्ध ऋण मानते हैं। तो उसका लेखा करेंगे हम लोग।
ये जो ट्रांजैक्शन है हम चाहें तो हम जर्नल वाउचर के माध्यम से हम एक में ही कर सकते हैं, और अगर हम रिसिप्ट वाउचर का अगर प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमके देनदारों से यानी XYZ ट्रेडर से हमें पैसा प्राप्त हो रहा है, तो हम जो कैश मिल रहा है हम उसे रिसिप्ट वाउचर से हम लेखा कर देंगे, और जो बैड डेब्ट्स का है उसे हम जर्नल वाउचर से करेंगे। नॉन कैश जो एंट्री होती है यानी जिसमें कैश से कोई लेना देना नहीं होता है, वे एंट्री हम जर्नल के वाउचर के माध्यम से करते हैं। तो जो पहली एंट्री है 78,000 रुपये मिलने की, हम उसे हम कर लेते हैं रिसिप्ट वाउचर से। यहाँ पर जो सिंगल एंट्री मोड होता है, रिसिप्ट का, वहाँ पर अकाउंट हेडर में हम कैश सेलेक्ट करते हैं, यानी जिस मोड से हमें पैसा मिलता है वह हम अकाउंट हेडर में सेलेक्ट करते हैं। फिलहाल हमें पैसा जो मिल रहा है वो कैश से मिल रहा है, और किससे मिल रहा है वो लाइन एरिया में हम सेलेक्ट करते हैं। तो किससे मिल रहा है, तो हमें XYZ ट्रेडर से मिल रहा है। तो जब हम पार्टिकुलर्स के अंदर यानी लाइन एरिया में आएंगे तो वहाँ पर लिस्ट ऑफ अकाउंट में हम XYZ ट्रेडर्स का लेजर हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर करंट बैलेंस आपको शो कर देगा कि कितना लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 78,500 रुपये लेना है, तो यहाँ पे 78,000 हम टाइप करके हम जैसे ही इंटर करेंगे तो बिल वाइज डिटेल्स यहाँ पर शो करेगा, क्योंकि बिल वाइज डिटेल्स यहाँ पर शो तभी करेगा जब हम XYZ ट्रेडर्स का लेजर बनाते समय मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को एक्टिव किए हुए हैं। तो यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट 4 तरह के होते हैं। पहला हम चर्चा करते हैं अगेंस्ट रेफरेंस, जिसे हम शॉर्ट में AGST-REF के नाम से जानते हैं। जब हम कोई भुगतान किसी लेनदार को देते हैं या कोई भुगतान हम देनदार से प्राप्त करते हैं, पिछला कोई हम इससे को सेल्स किए हैं और इसके बदले उस बिल के भुगतान दे रहा है, तो हम यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें XYZ ट्रेडर्स हमें जो भुगतान दे रहा है वह पिछला बिल जो हम इसको सेल्स किए थे उसके बदले हमें दे रहा है। तो जैसे ही अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पर जो भी बिल इसका पेंडिंग होगा, जिसका भुगतान अभी तक इसने नहीं किया है, वो सारे बिल यहाँ पर शो करेगा। यही लेनदार के दशा में भी लागू होगी, यानी लेनदार से भी अगर कोई आपने परचेज किया है उधार और उसके बदले आप दे रहे हैं, तब वहां पर भी आप अगेंस्ट रेफरेंस उस बिल के लिए जिसका आप भुगतान कर रहे हैं वह सेलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस आप तब सेलेक्ट करेंगे जब XYZ ट्रेडर्स किसी पिछले बिल का जो बकाया है उसका भुगतान न करके आपको आने वाले कोई भविष्य में कोई आपसे परचेज करेगा तो उसके लिए भुगतान कर रहा है, तब वहां पर आप एडवांस सेलेक्ट करें। न्यू रेफरेंस आप कब सेलेक्ट करेंगे, जब नया आप कोई सेल्स परचेज कर रहे हैं तो उस समय ये न्यू रेफरेंस। और ऑन अकाउंट आप कब सेलेक्ट करेंगे, जब कोई पैसा जेड ट्रेडर से मिला हुआ है, ना ही एडवांस मिला हुआ है ना किसी पेंडिंग बिल के लिए मिला हुआ है, तब वहां पर आप ऑन अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल ये जो पीछे हमने सेल्स किया था XYZ ट्रेडर्स को, उसके बदले वो भुगतान हमें दे रहा है, तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी इसका पेंडिंग बिल है जो हमने सेल्स किया था वो यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर आप इस बिल को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसी बिल के बदले वो भुगतान आपको कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर इंटर कर दीजिए, चूंकि 78,000 रुपये ही प्राप्त हो रहा है। और इंटर करते हुए अगर आप नरेशन देना चाहें तो नरेशन दे सकते हैं, अदरवाइज इसे कंट्रोल के साथ A दबा के सेव करते हैं। इस तरह से हमने जो 78,000 रुपये मिला है उसका हम ट्रांजेक्शन की एंट्री कर चुके हैं। अब इसके बाद जो 500 रुपये नहीं मिला है, यानी वो बैड डेट्स हो गया है, जो नहीं मिलता है वो अशुद्ध ऋण के रूप में हम लेखा करते हैं और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं, चूंकि इसकी एंट्री हम जर्नल वाउचर से करेंगे। इसके लिए हम F7 प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं 22 शो कर रहा है, यानी पहला जो 22 शो कर रहा है, तो इसका मतलब कि जो हम लेजर सेलेक्ट करेंगे डेबिट वाला लेजर सेलेक्ट करेंगे। XYZ ट्रेडर से हमको 500 रुपये नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू XYZ ट्रेडर्स कितने से डेबिट हो रहा है, 500 रुपये हमें XYZ ट्रेडर से नहीं मिल रहा है। तो देखिए जैसे ही बाई में हमने बैड डेट्स को सेलेक्ट किया, डेबिट वाले कॉलम में आ गया, यहाँ पे 500 भरेंगे और उसके बाद यहाँ पर अभी भी बाई है, जबकि दूसरे लाइन में हमें क्रेडिट वाले एंट्री करनी है। तो यहाँ पर 2 सेलेक्ट कर लेंगे, यानी T प्रेस करके या TO लिख के हम इंटर कर देंगे। तो अब इसके बाद जो लेजर सेलेक्ट करेंगे वो कौन सा सेलेक्ट करेंगे, XYZ ट्रेडर्स का हम करेंगे।
और देखिए ऑटोमेटिक क्रेडिट में हो गया एंट्री। इस तरह से आप देख सकते हैं XYZ ट्रेडर्स का बैलेंस क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसका भी जो हमारा ये पिछले बिल का ही हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जो 500 रुपये बकाया था पिछले बिल का, उसी का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उसी के बदले ये हो रहा है। तो अगेंस्ट डिफरेंस यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं 78,000 रुपये भुगतान कर दिया गया था उस बिल का, कैश मिल गया था, 500 रुपये ही बाकी था। तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है कि अभी भी उस बिल का 500 रुपये बाकी है। तो यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर करते हुए हम जैसे ही हम उसको इंटर करते हुए लास्ट में पहुंचेंगे तो हम फिर से रिटर्न हम अपने जनरल वाउचर में हो जाएंगे और इसके बाद इस वाउचर को सेव कर देंगे। डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आउटस्टैंडिंग में जब रिसीवेबल में देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी बिल आप यहाँ पर आपको किसी सी पार्टी से आपको लेना नहीं है। इसी तरह से आप बैलेंस शीट के अंदर भी देख सकते हैं करेंट एसेट्स में जो डेटर का होता है वहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ब्लैंक है, क्योंकि हमारा जो XYZ ट्रेडर से लेना था वो कंप्लीटली हम प्राप्त कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हम लेखा करेंगे वह अशुद्ध ऋण के लिए संचय करेंगे, यानी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का लेखा हम कैसे करते हैं। अशुद्ध ऋण के लिए संचय का जो लेखा होता है, जैसे 1,500 रुपये लेना था लेकिन हमें प्राप्त कितने हुए, 78,000 रुपये, और 500 रुपये हमारे क्या हो गए, अशुद्ध ऋण हो गए, यानी पैसा नहीं मिला, हम उसे बैड डेब्ट्स के अंदर लेखा कर दिया। इसी तरह से हमेशा हम जिन पार्टीज को हम माल बेचते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा सारा पैसा उनसे मिल जाता है, कुछ ना कुछ पैसा उसमें से मिलने से रह जाता है और वह हमारे लिए हानि होती है, और उस हानि को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो लाभ होता है उससे पूरा करते हैं। यानी बैड डेब्ट्स का खाता बनाकर वो सारा जो पैसा नहीं मिलता है उसे बैड डेब्ट्स में हम लेखा कर देते हैं और उसे हम बैड डेब्ट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, जिससे वो लाभ में से वो उस हानि को हम मेकअप करते हैं। तो जो हानि हमें होने पर हम मेकअप करते हैं उसके लिए हम जब भी हम खातों का क्लोजिंग करते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब 31 मार्च को हम फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जब हम बनाते हैं तो जो हम संभावित हम एक अनुमान कर लेते हैं कि आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इतना पैसा हमको नहीं मिलेगा। मान लीजिए हमने अगर देनदारों को 1 लाख रुपए उधार हमने जब हम फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो उस समय हमें 1 लाख रुपए बकाया है, तो हम मान के चल रहे हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर में, यानी जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमें 1,000 रुपया नहीं मिलेगा, तो उसका हम अभी से लाभ में से निकाल कर एक संचय कर लेते हैं, ताकि आने वाले वर्ष में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जब ये पैसा अगर किसी देनदार से हमें नहीं मिलता है तो उस दशा में इससे हम जो हमने संचय रखा है, जो अपने पास रिजर्व रखा है, उससे हम मेकअप कर सकते हैं। तो हम प्रोविजन कैसे करते हैं, इसका हम लेखा करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें एक बनाना होता है लेजर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो इसको हम जो लेजर्स बनाना होता है या सुधार करना होता है, इसके लिए अकाउंट इन्फो में जाते हैं, लेजर्स में जाते हैं, क्रिएट में जाकर हम एक लेजर बना लेते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को हम अंडर में किस अकाउंट ग्रुप में रखेंगे, तो रखेंगे हम प्रोविजन के अंदर, और इसे हम कर देंगे सेव। अब हम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का हम लेखा करते हैं। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का जो लेखा है, ट्रांजैक्शन इस प्रकार से है कि देनदारों के लिए 800 रुपये का अशुद्ध ऋण का संचय रखना है, यानी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमें 800 रुपये मान के चल रहे हैं कि ये डूब जाएगा, तो इसके लिए हम अलग से रिजर्व बना लेंगे जिसको हम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बोलते हैं, यानी अशुद्ध ऋण के लिए संचय। तो इसका हम लेखा कर लेते हैं। यह भी नॉन कैश से संबंधित है, तो अकाउंटिंग वाउचर में जाके जर्नल से ही करेंगे। तो इसमें जो ट्रांजैक्शन में जो शामिल जो लेजर्स हैं, एक तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल कर हम प्रोविजन बनाते हैं। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो इसकी भी एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यहाँ पर देख सकते हैं बाई है, तो डेबिट वाला लेजर सेलेक्ट करेंगे, यानी अभी जो एंट्री हो रही है वो बाई और टू में हो रही है। बाई का मतलब डेबिट, टू का मतलब क्रेडिट। तो बाई के सामने हम कौन सा लेजर सेलेक्ट करेंगे, जो डेबिट होने वाला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होने वाला है।
कितने से ये डेबिट होने वाला है, तो यहाँ पर 800 से डेबिट होने वाला है, तो यहाँ पे 800 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब 2 आ गया है, तो यहाँ पर हम 2 के बाद हम जो लेजर सेलेक्ट करेंगे वो कौन सा सेलेक्ट करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। देखिए यहाँ पर हमने प्रोविजन कर लिया, अब इंटर करते हुए हम सेव कर देंगे। अब इसको अगर हमें देखना है बैलेंस शीट में तो हम कैसे देखेंगे, बैलेंस शीट में देखना है तो हम कैसे देखेंगे, तो इसके लिए हम जो हमारा करंट लायबिलिटीज का कॉलम होता है उसमें आप देख सकते हैं प्रोविजन, और इसको जब खोलेंगे तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का यहाँ पर शो करेगा, क्योंकि ये एक तरह का रिजर्व होता है जिसका हम ये लायबिलिटी पक्ष में शो करता है, जिसको हम आने वाले में जो भी बैड डेट्स होंगे यानी जो भी पैसे हमें नहीं मिलेंगे देनदारों से, इसी रिजर्व से हम मेकअप करेंगे। तो इस तरह से इसकी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की एंट्री करते हैं। इसके बाद अब जो हम एंट्री सीखेंगे वो सेल्स रिटर्न का हम लेखा करना सीखेंगे, यानी हम सेल्स रिटर्न का हम लेखा हम कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। तो हम इसको भी सीखते हैं। सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन इस प्रकार से है, XYZ ट्रेडर्स एक गत्ता लक्स और एक गत्ता लिरिल लौटाया, यानी हमसे ये जो पिछला जो हमसे परचेज किया था, यानी जो हमने इसको सेल्स किया था, उसमें से कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमको एक एक गत्ता लौटा रहा है। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, तो जो इसकी एंट्री होती है हम फाइनेंशियल वाउचर के माध्यम से करते हैं, यानी हम चले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। जो सेल्स रिटर्न का जो लेखा होता है वह क्रेडिट नोट से होता है, और जो परचेज रिटर्न का जो लेखा होता है वो डेबिट नोट से होता है। अभी आप देख सकते हैं ना ही आपका क्रेडिट नोट का वाउचर एक्टिव है और ना ही आपका डेबिट नोट का। तो इसको एक्टिव करने के लिए आप F11 दबा देंगे, और ये जो ऑप्शंस है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स उसको आप कर देंगे यस, और साथ ही साथ इनवॉइस मोड में अगर लेखा करना है तो क्रेडिट नोट्स के लिए और डेबिट नोट्स के लिए आप इन दोनों को भी यस कर देंगे, यानी तीनों ऑप्शन को यस कर देंगे आप, और इसके बाद कंट्रोल के साथ ए दबा के आप सेव कर देंगे। जैसे ही सेव कर देंगे देखिए यहाँ पे दोनों आपका क्रेडिट नोट भी एक्टिव हो गया और डेबिट नोट भी एक्टिव हो गया। इसको हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में भी आपको ये बताया था। तो क्रेडिट नोट हम एक्टिव करेंगे क्योंकि सेल्स रिटर्न का लेखा करना है। यहाँ पर सेल्स रिटर्न का लेखा करना है, यहाँ पर पार्टी सिंगल एंट्री मोड में है। यहाँ पर पार्टी नेम में हम सेलेक्ट करेंगे जो पार्टी हमें रिटर्न कर रहा है, तो हमें रिटर्न कौन कर रहा है, XYZ ट्रेडर्स कर रहा है। ये जैसे ही XYZ ट्रेडर्स करेंगे रिसीव डिटेल्स यहाँ पे पूछता है, तो इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इंटरनेट करते हुए हम आगे स्किप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेल्स लेजर में हमें चूंकि सेल्स रिटर्न का लेखा करना है, तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न का लेखा करने के लिए हमें सेल्स रिटर्न का लेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो लेजर अभी बना नहीं हुआ है। तो सेल्स लेजर में आते ही दिखा रहा है लेकिन बना नहीं है सेल्स रिटर्न का लेजर, तो इसको हम क्रिएट करने के लिए यहीं पर अल्ट के साथ C प्रेस कर देंगे और बना लेंगे सेल्स रिटर्न का लेजर। और इसे हम किस अकाउंट ग्रुप में रखेंगे, ध्यान रखिएगा सेल्स रिटर्न का लेजर जब बनाइएगा तो उसे सेल्स अकाउंट के ग्रुप में रखिएगा, अंडर में सेल्स अकाउंट। अपने आप चूंकि सेल्स अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है तो इन्वेंट्री वैल्यू ज़रा फैक्टेड यस हो जाएगा, और इसके बाद इसको कर दीजिएगा सेव। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में कौन सा प्रोडक्ट आपको रिटर्न XYZ ट्रेडर्स के द्वारा किया जा रहा है वह यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लक्स यहाँ पर एक गत्ता आपको रिटर्न किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि गत्ता अल्टरनेट यूनिट है तो क्वांटिटी में एक स्पेस गत्ता लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर जो रेट आएगा वो गत्ता के हिसाब से ही आएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको रिटर्न जो मिल रहा है वह लिरील भी मिल रहा है, ये भी एक गत्ता भी मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों यहाँ पे एंट्री करके आप कर देंगे सेव। अब सेव करने के बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे। जो नेक्स्ट एंट्री है वह है लेनदारों को भुगतान करना, यानी लेनदारों का भुगतान हम कैसे करते हैं। डिस्प्ले में जाके कि लेनदारों को भुगतान कितना करना है, कौन से लेनदार है, तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में डिस्प्ले के अंदर जो होता है आउटस्टैंडिंग में जाएंगे। लेनदारों का पेंडिंग अमाउंट देखने के लिए आप रिसीवेबल में जाते हैं, वैसे ही लेनदारों का देखने के लिए आप पेएबल में जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको ABC इंटरप्राइजेज को आपको 1,58,400 रुपये देने हैं।
जबकि XYZ ट्रेडर्स को आपको 1570 रुपये यहाँ पर देने हैं। यहाँ पर चूंकि हम भुगतान कर रहे हैं यानी पैसा दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम F5 दबाएंगे, पेमेंट वाउचर को एक्टिव करेंगे, क्योंकि भुगतान जो भी देते हैं, चाहे खर्चे का भुगतान हो चाहे किसी पार्टी को भुगतान दे रहे हैं, तो उस दशा में हम पेमेंट वाउचर को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर अकाउंट हेडर जो होता है पेमेंट वाउचर का, वहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं जिस रूप में हम पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम पैसा दे रहे हैं चेक से और SBI का दे रहे हैं, तो यहाँ पे SBI का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो जो एंट्री है वो इस प्रकार है, हम ABC इंटरप्राइजेज को 50,000 का भुगतान कर रहे हैं। तो यहाँ पर SBI अकाउंट वहाँ पर ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे हम सेलेक्ट करेंगे ABC इंटरप्राइजेज और कितना हम भुगतान कर रहे हैं, तो भुगतान कर रहे हैं हम लोग 50,000 का। तो यहाँ पर 50,000 हम भर देंगे और जैसे ही 50,000 हम भर के इंटर करेंगे तो बैंक यहाँ पर वही मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि जो ABC इंटरप्राइजेज को जब हम भुगतान कर रहे हैं, वह भुगतान हम कर रहे हैं जो हम पिछला उससे हम परचेज किए थे उसके बदले हम भुगतान कर रहे हैं। पिछला अगर कोई परचेज किया है और उसके बदले हम लेनदार को अगर भुगतान दे रहे हैं, तो वहाँ पर अगेंस्ट डिफरेंस आप सेलेक्ट करेंगे। ये चारों ऑप्शन मैंने आपको समझा दिया था। टोटल बिल आ जाएगा 1,58,400, जिसमें आप कितना दे रहे हैं 50,000 रुपये का। तो इंटर करते हुए आप सेव कर देंगे। चूँकि ये चेक से दे रहे हैं तो चेक नंबर पूछेगा आपसे, ये सारा चीज़ आप भरने के बाद इसे सेव कर देंगे। ABC इंटरप्राइजेज को 75,000 रुपये का भुगतान कर रहे हैं। अब ये 75,000 का जो भुगतान कर रहे हैं वो नगद कर रहे हैं, तो इसको हम जर्नल की एंट्री से करना सीखेंगे। मैंने बताया था कि जर्नल से आप कैश की भी एंट्री कर सकते हैं और नॉन कैश की भी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 70,000 रुपये का जो भुगतान 75,000 का जो भुगतान किया जा रहा है, उसमें जो दो लेजर हैं वो कैश है और एक ABC इंटरप्राइजेज है। यहाँ पर ABC इंटरप्राइजेज डेबिट होगा और कैश का खाता क्रेडिट होगा, क्योंकि जनरल वाउचर में हमें डेबिट और क्रेडिट का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे डेबिट में हम बाई के बाद यानी डेबिट में हम ABC इंटरप्राइजेज सेलेक्ट कर लेंगे। कितना हम भुगतान कर रहे हैं, तो 75,000 रुपये का। अब ये भुगतान किसी पिछला जो हमने परचेज किया है उसके बदले दे रहे हैं। जिस तरह से हमने XYZ ट्रेडर से हम जब उसको सेल्स किए थे उसके बदले में भुगतान मिल रहा था, तो वहाँ पर भी अगेंस्ट डिफरेंस हम सेलेक्ट किए थे। और यहाँ पर भी चूँकि किसी बिल के बदले हम यानी जो हम पिछला परचेज किए थे उसके लिए हम भुगतान कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी अगेंस्ट डिफरेंस सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगेंस्ट डिफरेंस तभी सेलेक्ट कीजिएगा जब आप कोई भुगतान ले रहे हैं या दे रहे हैं जो पीछे सेल्स या परचेज हुआ हो। तो यहाँ पर भी 75,000 सेलेक्ट कर लेंगे अगेंस्ट डिफरेंस में और इंटर करते हुए आप इसे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। यहाँ पर ABC इंटरप्राइजेज यहाँ पर क्रेडिट होगा, यहाँ बाई आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट की एंट्री करनी है तो 2 यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे, कैश। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जैसे ही 2 यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, चूँकि 2 के बाद हमें कैश को क्रेडिट करना है, तो कैश का यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर में आ ही नहीं रहा है। तो जब भी जर्नल की एंट्री करते हैं तो डिफ़ॉल्ट में जो कैश का जो लेजर होता है वो जर्नल में डीएक्टिव होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि कैश की भी एंट्री अगर जर्नल में करें तो F12 दबा के कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा और अलाउ कैश अकाउंट इन जनरल वाउचर को आप कर देना है आपको यस। और इसके बाद जैसे ही सेव कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जर्नल में आप कैश की भी एंट्री देखिए। यहाँ पे जर्नल में कैश आ चुका है क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन में अलाउ कैश अकाउंट इन जनरल को एक्टिव कर दिया है। तो 75,000 से कैश भी आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कैश की जो एंट्री है वो जनरल वाउचर में आप कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स हैं उसको हम करते हैं। अब हम करते हैं परचेज रिटर्न का लेखा। यानी परचेज रिटर्न का लेखा हम कैसे करते हैं, यानी किसी पार्टी से आपने परचेज किया है और आपको किसी पार्टी से आपने परचेज किया है और कुछ माल उसमें से गुड्स उसमें से ख़राब निकल जा रहा है, तो आप उसे रिटर्न कर रहे हैं, तो उसका जो लेखा होगा वो परचेज रिटर्न से होगा। तो यहाँ पर हम ABC इंटरप्राइजेज को हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं। कितने का, 2 गत्ता हम लक्ष्य लौटा रहे हैं। यहाँ पर हम ABC इंटरप्राइजेज को हम परचेज रिटर्न का लेखा करेंगे। यहाँ पे आप स्टॉक देख सकते हैं, तो स्टॉक समरी में जाके आप
सोप में लक्स का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लक्स आपका 2750 पीस है। तो जब आप परचेज रिटर्न करेंगे तो ये आपका यहाँ से स्टॉक कम होगा, क्योंकि यहाँ से माल निकल कर आपके लेनदार के पास जाएगा। यहाँ से आपका स्टॉक कम होगा, क्योंकि उतना माल आप जितना आप लौटा रहे हैं उतना से कम हो जाएगा। जबकि सेल्स रिटर्न जब होता है तो उतना माल आपके यहाँ देनदार भेजता है तो आपका स्टॉक बढ़ता है। ABC इंटरप्राइजेज को रिटर्न करेंगे तो यहाँ से स्टॉक आपका घटेगा। तो इसकी एंट्री हम कर लेते हैं। तो इसके लिए भी अकाउंटिंग वाउचर में जाके हम जैसे सेल्स रिटर्न के लिए हमने क्रेडिट नोट को एक्टिव किया था, उसी तरह से परचेज रिटर्न के लिए हम डेबिट नोट को एक्टिव कर लेंगे। इसके लिए दबा देंगे हम कंट्रोल के साथ F9। पार्टी नेम में हम सेलेक्ट करेंगे ABC इंटरप्राइजेज को, और यहाँ पर परचेज लेजर में चूंकि परचेज रिटर्न का हम लेखा कर रहे हैं तो परचेज लेजर में हम परचेज अकाउंट का लेजर ना सेलेक्ट करके हम सेलेक्ट करेंगे परचेज रिटर्न का। चूंकि ये लेजर बना नहीं हुआ है तो यहीं पे Alt+C प्रेस करके हम परचेज रिटर्न का जो लेजर है वह हम क्रिएट कर लेंगे और इसे परचेज अकाउंट के अकाउंट ग्रुप में रखेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सेल्स परचेज लेजर के अंदर परचेज रिटर्न का आ गया। अब क्या रिटर्न कर रहे हैं आप? यहाँ पर आप जो रिटर्न कर रहे हैं ABC इंटरप्राइजेज को 2 गत्ता आप लक्स लौटा रहे हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आप लक्स, 2 गत्ता लौटा रहे हैं तो 2 स्पेस गत्ता लिखेंगे, इसलिए कि गत्ता आपका अल्टरनेट यूनिट है, इसलिए इसको क्वांटिटी में आपको मेंशन करना पड़ेगा। कंफर्म कर लीजिए, जो रेट लग रहा है वो गत्ता के हिसाब से लग रहा है। तो यहाँ पर इंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 100 पीस आप रिटर्न कर रहे हैं, तो जो आपका जो स्टॉक है वो 100 पीस यानी 2 गत्ता कम हो जाएगा, क्योंकि एक गत्ता में 50 पीस है जो इस रेनबो ट्रेडर्स के अंदर बनाया गया था। तो स्टॉक समरी में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहले हमने देखा था तो 2750 पीस था हमारे पास, अब ये जो स्टॉक हो गया है वो 2650 हो गया, क्योंकि परचेज रिटर्न जब हमने किया है तो 100 पीस हमने अपने पार्टी को रिटर्न कर दिया है। तो स्टॉक जब परचेज रिटर्न करते हैं तो घट जाता है, जबकि सेल्स रिटर्न होता है तो स्टॉक उतने से बढ़ जाता है। तो ये हो गया आपका परचेज रिटर्न का हमने लेखा कर लिया। इसके बाद अब सीखते हैं कि हरास का लेखा हम कैसे करते हैं। हरास का लेखा हम फिक्स एसेट होते हैं उस पर हम लगाते हैं, जो संपत्ति में वर्ष दर वर्ष जब उसके मूल्य में कमी होती जाती है तो उसी क्षय के लिए हम हरास का लेखा उस संपत्ति पर करते हैं। हरास जो काटा जाता है वह एक फिक्स परसेंटेज में भी काटा जा सकता है, जिसका हम लेखा हम करना सीखेंगे। फर्नीचर पर 800 रुपये का हरास लगाना है। अब यहाँ पर एक एंट्री करना सीखते हैं कि फर्नीचर पर 800 रुपये का हरास आपको लगाना है, तो उसका लेखा आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर पहले आपको समझना होगा कि फर्नीचर पर जो 800 रुपये का हरास लग रहा है उसमें कौन कौन से लेजर शामिल हैं। तो एक है फर्नीचर और एक है हरास का खाता। तो अब हम देख लेंगे कि लेजर्स के अंदर हरास का लेजर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिप्रिसिएशन का कोई लेजर्स नहीं बना हुआ है, तो हम डिप्रिसिएशन का लेजर बना लेंगे। वैसे डिप्रिसिएशन का लेजर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रख के बनाएंगे, क्योंकि एक तरह से ये भी एक हानि है जो डे बाय डे या वर्ष दर वर्ष ईयर बाय ईयर संपत्ति में जो क्षय होता है उसी को हम हरास के रूप में लेखा करते हैं। तो जब इसका लेखा करते हैं तो हम इसको डिप्रिसिएशन का एक खाता बना के करते हैं, और ये खाता हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में रख के बनाते हैं। या हम चाहें तो एक मेन ग्रुप बनाकर डिप्रिसिएशन का और उसमें हम हरास का लेजर बना सकते हैं। तो इसके लिए हम एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट में जाएंगे और ग्रुप किस नाम से क्रिएट करते हैं? डिप्रिसिएशन के नाम से क्रिएट करते हैं। हमने जो ग्रुप क्रिएट कर दिया उसका नाम रख दिया हमने डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। यहाँ पर अंडर में अगर हम इस ग्रुप को मेन ग्रुप बनाना चाहते हैं तो प्राइमरी करेंगे, अगर हम किसी ग्रुप में रख के बनाना चाहते हैं तो उस ग्रुप को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम प्राइमरी बनाना चाहते हैं इस ग्रुप को, तो यहाँ पे प्राइमरी सेलेक्ट कर लेंगे। प्राइमरी जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो नेचर ऑफ ग्रुप पूछता है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे एक्सपेंसेज, क्योंकि डिप्रिसिएशन है वह एक तरह का
खर्चा है, यानी एक तरह का हानि है, चाहे वो खर्चा है वो हानि है, उसे हम एक्सपेंसेस का नेचर सेलेक्ट करेंगे। और ये चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा तो इसलिए डज इट अफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट को हम नो रखेंगे। अगर यस रखेंगे तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर शो करेगा, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो होता है डिप्रिसिएशन, इसलिए इसको हम इसे नो रखेंगे ताकि जो इसके अंदर जो लेजर्स रखे जाएं इस अकाउंट ग्रुप के अंदर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो हो। तो ये डिप्रिसिएशन ऑन एसेट जो है वह आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में शो करेगा। और इसके बाद इसको कर देंगे सेव, और इसमें हम लेजर एक बना लेते हैं। अब देखिए, अब इस अकाउंट इनफो के अंदर लेजर बनाने के लिए हम लेजर के अंदर क्रिएट में चले जाएंगे और बना लेते हैं हम लेजर डिप्रिसिएशन, और इसे हम जो हमने ग्रुप बनाया है डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स उसमें हम रख देंगे और इसको कर देंगे हम लोग सेव। अब इसकी हम एंट्री करते हैं 800 रुपये की जो फर्नीचर पर जो हरास लगा है, तो इसके लिए हम जो एंट्री करते हैं, चूंकि ये नॉन कैश है तो इसके लिए हम जर्नल को एक्टिव करेंगे। तो हरास का जो लेखा होता है उसमें क्या होता है, हरास का खाता डेबिट होता है और संपत्ति का खाता क्रेडिट होता है। तो बाई के बाद हम डिप्रिसिएशन का खाता सेलेक्ट करेंगे, 800 रुपये से ये डेबिट होगा, और इसके बाद हम यहाँ पर जो क्रेडिट होगा यानी 2 के बाद जो क्रेडिट होने वाला जो लेजर है यानी फर्नीचर उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसकी एंट्री हम कर सकते हैं हरास का भी। एक और हम लेखा कर लेते हैं हरास से संबंधित। कंप्यूटर पर 2000 रुपये का हरास लगाना है और प्रिंटर पर 1000 रुपये का हरास लगाना है, यानी ये जो संपत्ति है वह कंप्यूटर पर 2000 का हरास लगाना है और प्रिंटर पर 1000 का हरास लगाना है। ये ध्यान रखिएगा, चाहे हरास का लेखा हो, चाहे हरास का लेखा हो, चाहे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का लेखा हो, ये सब हम वर्ष के अंत में करते हैं। ये बात आप अवश्य ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जो हरास का हमको लेखा करना है वो 2000 का करना है और प्रिंटर का हमें 1000 का करना है। यहाँ पर चाहते हैं कि फिक्स एसेट के अंदर कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स, कंप्यूटर एंड एसेसरीज के नाम से एक अकाउंट ग्रुप बनाकर और जो भी कंप्यूटर एंड प्रिंटर है उसमें हम इसको रखें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले बना लेते हैं हम अकाउंट ग्रुप क्रिएट करते हैं ताकि हम कंप्यूटर को और इसे रखेंगे हम फिक्स एसेट के अंदर, क्योंकि जो भी हमारे कंप्यूटर और हमारे प्रिंटर्स हैं वो फिक्स एसेट ही हैं, लेकिन हम उसको बेहतर तरीके से प्रबंधन करने के लिए हम फिक्स एसेट के अंदर कंप्यूटर एंड एसेसरीज बना लिए हैं ताकि हम जो भी एक कंप्यूटर एसेसरीज संबंधित लेजर हों हम इसी कंप्यूटर एंड एसेसरीज के अंदर हम रख सकें। इसको बनाने के बाद हम इसे सेव कर देंगे और इसके बाद हम लेजर क्रिएट कर लेंगे। एक हम कंप्यूटर के नाम से लेजर क्रिएट कर लेंगे, यानी जो हमारी संपत्ति कंप्यूटर है उसके नाम से हम लेजर क्रिएट कर लेंगे और इसे कंप्यूटर एंड एसेसरीज के अकाउंट ग्रुप में रखेंगे। अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे कंप्यूटर एंड एसेसरीज और इसको हम कर देंगे सेव। इसी तरह से हम प्रिंटर का भी एक बना लेंगे, इसको भी कंप्यूटर एंड एसेसरीज के अंदर रखेंगे। यहाँ पर कंप्यूटर एंड एसेसरीज बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि आपको एक तो सब अकाउंट ग्रुप बनाना सिखा दें, जैसे हमने प्राइमरी ग्रुप भी बनाना वहाँ पे सीखा था, तो एक सब ग्रुप भी बनाया। और दूसरा बनाने का उद्देश्य था ताकि हम जो हमारा कंप्यूटर और एसेसरीज से संबंधित जो भी लेजर्स हैं वो हम कंप्यूटर एसेसरीज के अंदर हम रखेंगे ताकि हमारा जो लेजर्स होगा वो व्यवस्थित तरीके से बैलेंस शीट के अंदर शो करेगा। तो ये लेजर हम बना चुके हैं। अब इनको हम कर लेते हैं परचेज, क्योंकि अभी जो लेजर बनाए हैं उसको हमने परचेज नहीं किया है उस संपत्ति को। तो परचेज संपत्ति करना है तो उसका एंट्री आप जर्नल से भी कर सकते हैं और पेमेंट वाउचर से भी कर सकते हैं। तो हम पेमेंट वाउचर से ही कर लेते हैं। अकाउंट हेडर में हम कैश रखेंगे, क्योंकि कैश से हम पेमेंट करके हम इस संपत्ति को खरीद रहे हैं और जो संपत्ति खरीद रहे हैं वो लाइन एरिया के अंदर हम सेलेक्ट कर लेंगे। पहला हम सेलेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर फी 20,000 का हम खरीद रहे हैं और दूसरा जो हम संपत्ति खरीद रहे हैं वो प्रिंटर 10,000 का। ध्यान रखिएगा इसके अंदर जो लेजर्स इस ट्रांजेक्शन में शामिल हैं 20,000 का कंप्यूटर और 10,000 का जो हमने प्रिंटर खरीदा है उसमें कैश है, कंप्यूटर है और प्रिंटर है। तो 3 लेजर इसके अंदर ट्रांजेक्शन में शामिल है। एक तो कैश शामिल है, एक कंप्यूटर फी 4 शामिल है और एक प्रिंटर शामिल है। और इसको अगर एंट्री करेंगे अगर जर्नल में तो ये एंट्री होगा प्रिंटर अकाउंट डेबिट 10,000 से, कंप्यूटर फी 4 अकाउंट डेबिट 20,000 से टू कैश अकाउंट।
लेकिन चूंकि सिंगल एंट्री मोड में करते हैं तो पेमेंट वाउचर का जो प्रोसीजर होता है वो ध्यान में रखना होता है। पेमेंट वाउचर में जैसे ही इस प्रोसीजर का ध्यान रखते हैं, लेजर अपने आप डेबिट और क्रेडिट ऑटोमेटिक हो जाता है, वो आपको डेबिट क्रेडिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हमने आप कंप्यूटर और प्रिंटर को व्यवस्थित रखने के लिए हमने आपको अकाउंट ग्रुप बना के दिखाया। साथ ही साथ हम 2 लेजर बना के भी आपको दिखाए, कंप्यूटर और P4 का, और उसके बाद इन दोनों संपत्ति को परचेज हमने किया ताकि इस पर हम हरास का लेखा कर सकें। अब इस पर हम हरास का लेखा करते हैं। जो पिछला ट्रांजेक्शन हमारा था, 2000 का हरास आपको कंप्यूटर पे लगाना है और 1000 का हरास आपको प्रिंट पर लगाना है। तो इसका लेखा आप जनरल वाउचर से करेंगे। F7 दबा के आप जनरल वाउचर को आप कर लेंगे एक्टिव। यहाँ पर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट यहाँ कितने से डेबिट होगा, 2000 हरास आपको कंप्यूटर P4 पे लगाना है, 1000 प्रिंटर पे लगाना है, तो टोटल जो डेबिट होगा हरास का खाता वो 3000 से होगा। इसके बाद जो क्रेडिट होगा, पहला 2 सेलेक्ट करते हैं। पहला क्रेडिट होगा कंप्यूटर P4 कितने से, 2000 से, और उसके बाद दूसरा जो क्रेडिट होगा वो कौन होगा, प्रिंटर। तो दूसरे में हम प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिप्रिसिएशन हरास का खाता डेबिट 3000 से, कंप्यूटर का टू कंप्यूटर P4 2000 से और प्रिंटर 1000 से। तो ज्वाइंट एंट्री ही हम कर सकते हैं और एंट्री करके इसको हम कर देंगे सेव। अब इस ट्रांजेक्शन्स में हम पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर को कैसे हम कॉन्ट्रा के रूप में प्रयोग करते हैं, इसकी एंट्री करना हम सीखेंगे। तो पहला, जैसे आप कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करके बैंक में पैसा जमा या निकासी करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, वो काम आप पेमेंट वाउचर से भी और रिसिप्ट वाउचर से भी कर सकते हैं। तो वही कॉन्ट्रा का हम पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर के लिए कैसे करते हैं, यानी पेमेंट वाउचर को और रिसिप्ट वाउचर को कॉन्ट्रा के वाउचर के रूप में हम कैसे प्रयोग करते हैं, वो करना हम सीखेंगे। पहले सीखते हैं कि पेमेंट वाउचर को कॉन्ट्रा के रूप में हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो पेमेंट वाउचर को जो कॉन्ट्रा का रूप में आप प्रयोग करें तो आप इससे पैसा बैंक में जमा कर सकते हैं। एक मुख्य काम ये कर सकते हैं, तो इसको करना हम लोग सीख लेते हैं। दबा देंगे पेमेंट वाउचर के लिए F5। अब यहाँ पर बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं, तो बैंक में यहाँ पर जो एंट्री है वो ट्रांजेक्शन है वो भी देख लेते हैं। 5000 रुपये SBI में हम जमा कर रहे हैं। तो 5000 रुपये जब SBI में हम जमा कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सेलेक्ट क्या करेंगे, कैश ऊपर, और नीचे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, SBI जिसमें पैसा हम जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में SBI यहाँ पर शो नहीं आ। अकाउंट हेडर में पेमेंट की दशा में, यानी जिस मोड में आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अगर चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे चेक सेलेक्ट करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे कैश जमा कर रहे हैं तो यहाँ पर कैश अकाउंट हेडर में होगा, और जिसमें आप जमा कर रहे हैं वह लाइन एरिया में होगा। SBI में जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो इसको एक्टिव करने के लिए आप कॉन्फ़िगर करिएगा, F12 दबा दीजिएगा, और एक ऑप्शन है यूज पेमेंट रिसिप्ट एज कॉन्ट्रा वाउचर को यस कर दीजिएगा। यहाँ पर जैसे ही आप यस करिएगा, इसके बाद इसको कर दीजिएगा सेव, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही उसे पेमेंट रिसिप्ट एज ए कॉन्ट्रा को आपने यस किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SBI अकाउंट यहाँ पे शो करना शुरू कर दिया। तो जब तक आप पेमेंट रिसिप्ट एज कॉन्ट्रा को एक्टिव नहीं करेंगे तब तक लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में आपका बैंक का जो लेजर है वो शो नहीं करेगा लाइन एरिया के अंदर। तो सेलेक्ट कर लेंगे SBI अकाउंट, कितना पैसा जमा कर रहे हैं, तो आप जमा कर रहे हैं 5000। तो यहाँ पर देखिएगा करंट बैलेंस में बढ़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले 39,500 था, अब जैसे ही जमा हुआ तो कैश से घट चुका है और बैंक में बढ़ चुका है। तो ऐसे ही इस तरह से आप पेमेंट वाउचर को बैंक में पैसा जमा करने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब एक एंट्री ले लेते हैं बैंक से पैसा निकासी के लिए, तो उसके लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर का भी प्रयोग कर सकते हैं और रिसिप्ट वाउचर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग हम पिछले जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें सीख चुके हैं। यहाँ पर हम रिसिप्ट वाउचर को कॉन्ट्रा वाउचर के रूप में प्रयोग करना सीख रहे हैं, तो यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर को एक्टिव कर लेंगे। तो इससे आप पैसा आप निकाल सकते हैं। अकाउंट हेडर में आप क्या सेलेक्ट कर लेंगे, जिस मद में आपको मिल रहा है, जिस रूप में आपको मिल रहा है। तो किस रूप में मिल रहा है, तो कैश के रूप में। कहाँ से मिल रहा है, तो मान के चलिए जो हम एंट्री करने वाले हैं वह कुछ इस प्रकार से है, 5000 रुपये PNB से निकाला है।
तो यहाँ पर कैश के रूप में मिल रहा है, तो कहाँ से मिल रहा है, तो पीएनबी से। उसको हम लाइन एरिया में हम सेलेक्ट कर लेंगे। चूंकि हमने पेमेंट रिसिप्ट एज ए कॉन्ट्रा हमने यस कर दिया था, तो यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में पीएनबी शो कर रहा है। इसको कर लेंगे आप पार्टिकुलर में सेलेक्ट, और कितना आप निकाल रहे हैं, 5,000 रुपये। तो इस तरह से आप इसमें जो चेक नंबर होता है बैंक एलोकेशन में भर देंगे। इसके बाद इसको हम कर देंगे सेव। तो इस तरह से आपको जो टैली के अंदर जो महत्वपूर्ण ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे पेमेंट रिसिप्ट का कॉन्ट्रा में कैसे प्रयोग करते हैं, हरास का लेखा कैसे करते हैं, अशुद्ध ऋण का लेखा कैसे करते हैं, जो बिल ऑफ एडजस्टमेंट होता है जब हम देनदारों से भुगतान प्राप्त करते हैं या हम लेनदारों को भुगतान करते हैं, जो बिल ऑफ एडजस्टमेंट होता है जिसमें अगेंस्ट रेफरेंस आता है, एडवांस आता है, न्यू रेफरेंस आता है और ऑन अकाउंट होता है, उसका प्रयोग क्या होता है, उसको हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर चर्चा किया। साथ ही साथ जो हमारा सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का जो लेखा था उसको भी हम इसमें चर्चा किए। और आपको ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप क्रिएट करना और सब ग्रुप क्रिएट करना इसमें आपको दिखाया इस ट्रांजेक्शन के साथ साथ, ताकि आपको ग्रुप का जो इम्पोर्टेंस है वह भी समझ में आ जाए। इसमें हमने और भी ट्रांजेक्शन लिया, जैसे संपत्तियों का जो खरीद होता है उसका हम लेखा कैसे करते हैं। इन तमाम बिंदुओं के बारे में इस वीडियो ट्यूटोरियल में चर्चा किया गया है। आशा है कि यह वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। धन्यवाद।